नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फरसान अजायब में। आइए सुनते हैं धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास गुनाहों का देवता का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। दूसरे दिन बिनती उठी और महाराजन के आने से पहले ही उसने चूल्हा जलाकर चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर में चाय बनाकर और टोस्ट भूनकर वो डॉक्टर साहब के सामने रखाई। डॉक्टर साहब कल की बातों से बहुत ही व्यथित थे। रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया था। इस वक्त भी उन्होंने मना कर दिया। बिनती चंदर के कमरे में गई। चंदर, मामा जी ने कल रात को कुछ नहीं खाया। तुमने भी तो नहीं खाया, चलो चाय पी लो। चंदर ने भी मना किया तो बिनती बोली, तुम पी लोगे तो मामा जी भी शायद पी लें। चंदर चुपचाप गया। बिनती थोड़ी देर में गई तो देखा दोनों चाय पी रहे थे। वह आकर मेवा निकालने लगी। चाय पीते पीते डॉक्टर साहब ने कहा, चंदर, ये पासबुक लो, 500 निकाल लो और 2000 का हिसाब अलग करवा दो। अच्छा देखो, मैं तो चला जाऊंगा दिल्ली। बिंदी को शाहजहांपुर भेजना ठीक नहीं है। वहाँ 4 रिश्तेदार हैं, 20 तरह की बातें होंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अब आगे जाकर के पढ़ाई करें। अगर कहो तो यहीं छोड़ जाऊँ, तुम पढ़ाते रहना। बिनती आ गई और तस्तरी में भुना मेवा रखकर उसमें नमक मिला रही थी। चंदर ने एक स्लाइस उठाई और उस पर नमक लगाते हुए बोला, वैसे आप यहाँ छोड़ जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अकेले घर में अच्छा नहीं लगता। 2-1 रोज की बात दूसरी होती है, एकदम से साल भर के लिए आप समझ लें। हाँ बेटा, कहते तो तुम ठीक हो। अच्छा, कॉलेज के हॉस्टल में अगर रख दिया जाए तो? डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं लड़कियों को हॉस्टल में रखना ठीक नहीं समझता, चंदर बोला। घर के वातावरण और वहाँ के वातावरण में बहुत अंतर होता है। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, तो इस साल मैं इसे दिल्ली लिए जा रहा हूँ, अगले साल देखा जाएगा। चंदर, इस महीने भर में मेरा सारा विश्वास हिल गया है। सुधा का विवाह कितनी अच्छी जगह किया गया, मगर सुधा पीली पड़ गई है। कितना दुख हुआ उसको देखकर। और बिनती के साथ ये सब हुआ। सचमुच यह जात विवाह सभी परंपराएं बहुत ही बुरी हैं, बुरी तरह सड़ गई हैं। उन्हें तो काट के फेंकना चाहिए। मेरा तो जैसे इस अनुभव के बाद सारा आदर्श ही बदल गया। चंदर बहुत अचरज से डॉक्टर साहब की ओर देखने लगा। यही जगह थी। इसी तरह बैठकर डॉक्टर साहब ने जाति, बिरादरी, विवाह आदि सामाजिक परंपराओं की कितनी प्रशंसा की थी। जिंदगी की लहरों ने हर एक को 10 महीने में कहाँ से कहाँ लाकर पटक दिया था। डॉक्टर साहब कहते गए, हम लोग जिंदगी से दूर रहकर सोचते हैं कि हमारी सामाजिक संस्थाएं स्वर्ग हैं। यह तो जब उनमें धंसो तब उनकी गंदगी मालूम होती है। चंदर, तुम कोई गैर जात का अच्छा सा लड़का ढूंढो। मैं बिनती की शादी दूसरी बिरादरी में करा दूंगा। बिनती, जो और चाय ला रही थी, फौरन बड़े दृढ़ स्वर में बोली, मामा जी, आप जहर दे दीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्या आपको मेरी दृढ़ता पर विश्वास नहीं? क्यों नहीं बेटी, अच्छा जब तक तेरी इच्छा हो पढ़। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने बुआ जी को बुलाया और रुपए दे दिए। लो, ये 500 पहले खर्चे के हैं और 2000 में से तुम्हें धीरे धीरे मिलता रहेगा। 2-3 दिन के अंदर बुआ ने जाने की सारी तैयारी कर ली, लेकिन 3 दिन तक बराबर रोती रहीं। उनके आंसू थमे नहीं। बिनती चुप थी, वह भी कुछ नहीं बोली। चौथे दिन जब वह सामान मोटर पर रखवा चुकी तो उन्होंने चंदर से बिनती को बुलवाया। बिनती आई तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बेहद रोई। लेकिन डॉक्टर साहब को देखते ही फिर बोल उठी, हमारी लड़की का दिमाग तुम्हें बिगाड़े हो। दुनिया में भइयो अपनों नहीं होत। अपनी लड़की को बिया दियो और हमारी लड़की। फिर बिनती को चुपटा कर रोने लगी। चंदर चुपचाप खड़ा सोच रहा था। अभी तक बिनती खराब थी, अब डॉक्टर साहब खराब हो गए। बुआ ने रुपए संभाल कर रख लिए और मोटर पर बैठ गई। समस्त लांछनों के बावजूद डॉक्टर साहब उन्हें पहुंचाने स्टेशन तक गए। बिनती बहुत ही चुप सी हो गई थी। वो किसी से कुछ नहीं बोलती, चुपचाप काम किया करती थी। जब काम से फुर्सत पा लेती तो सुधा के कमरे में जाकर लेट जाती और जाने क्या क्या सोचा करती। चंदर को बड़ा ताज्जुब होता था बिनती को देखकर। जब बिनती खुश थी, बोलती चालती थी, तो चंदर बिनती से चिढ़ गया था। लेकिन बिनती के जीवन का यह नया रूप देखकर पहले की सभी बातें भूल गया और उससे फिर बात करने की कोशिश करने लगा। लेकिन बिनती ज़्यादा बोलती ही नहीं थी। एक दिन दोपहर को चंदर यूनिवर्सिटी से लौटकर आया
और उसने रेडियो खोल दिया। बिनती एक तस्तरी में अमरूद काट कर ले आई और रख कर जाने लगी। सुनो बिनती, क्या तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? मैं कितना व्यथित हूँ बिनती। अगर तुमको भूल से भी कुछ कह दिया तो तुम उसका इतना बुरा मान गई कि 2-3 महीनों से बात भी नहीं कर रही हो। नहीं, बुरा मानने से क्या होता है चंदर? बिनती एक फीकी हंसी हंसकर बोली। आखिर नारी का भी एक स्वाभिमान है। मुझे माँ बचपन से कुचलती रही है। मैंने तुम्हें दीदी से बढ़कर माना। तुम भी ठोकरे लगाने से बाज नहीं आए। फिर भी मैं सब सहती गई। उस दिन जब मंडप के नीचे मामा जी ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया तो मुझे उसी क्षण लगा कि मुझ में भी कुछ सत्व है। मैं इसलिए नहीं बनी हूँ कि दुनिया मुझे कुचलती रहे। अब मैं विरोध करना, विद्रोह करना सीख गई हूँ। जिंदगी में स्नेह की जगह है, लेकिन स्वाभिमान भी कोई चीज़ होती है। और तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी की ज़रूरत भी तो नहीं है। कहकर बिनती धीरे धीरे चली गई। अपमान से चंदर का चेहरा काला पड़ गया। उसने रेडियो बंद कर दिया और तस्तरी उठाकर नीचे रख दी और बिना कपड़े बदले पम्मी के यहाँ चल दिया। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, जब वह दूसरे पर दया करता है तो वो चाहता है कि याचक पूरी तरह विनम्र होकर उसे स्वीकार करे। अगर याचक दान लेने में कहीं भी स्वाभिमान दिखलाता है तो अब आदमी अपनी दान वृत्ति और दया भाव भूलकर निसंसता से उसके स्वाभिमान को कुचलने में व्यस्त हो जाता है। आज हफ्तों के बाद चंदर के मन में बिनती के लिए कुछ स्नेह, कुछ दया जागी थी। बिनती को उदास मौन देखकर, लेकिन बिनती के इस स्वाभिमान भरे उत्तर ने फिर उसके मन का सोया हुआ सांप जगा दिया। वह इस स्वाभिमान को तोड़ कर रहेगा, उसने सोचा। पम्मी के यहाँ पहुंचा तो अभी धूप थी। जेनी कहाँ गई थी? बर्टी अपने तोते को कुछ खिला रहा था। कपूर को देखकर ही हंसकर अभिवादन किया और बोला, पम्मी अंदर है। वो सीधा अंदर चला गया। पम्मी अपने शयन कक्ष में बैठी हुई थी। कमरे में लंबी लंबी खिड़कियां थीं जिनमें लकड़ी के चौखटों में रंग बिरंगे शीशे लगे हुए थे। खिड़कियां बंद थीं और सूरज की किरणें इन शीशों पर पड़ रही थीं और पम्मी पर सातों रंग की छायाएं खेल रही थीं। वह झुकी हुई सोफे पर अथलेटी कोई किताब पढ़ रही थी। चंदन ने पीछे से जाकर उसकी आंखें बंद कर लीं और बगल में बैठ गया। कपूर, अपनी सुकुमार उंगलियों से चंदर के हाथ को आंखों पर से हटाते हुए पम्मी बोली और पलकों में बेहद नशा भरकर सोन जूही की मुस्कान बिखेर कर चंदर को देखने लगी। चंदर ने देखा, वो ब्राउनिंग की कविता पढ़ रही थी। वो पास बैठ गया। पम्मी ने उसे अपने बच्च पर खींच लिया और उसके बालों से खेलने लगी। चंदर थोड़ी देर चुप लेटा रहा। फिर पम्मी के गुलाबी होठों पर उंगलियां रखकर बोला, पम्मी, तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर मैं जाने क्यों सब कुछ भूल जाता हूँ। पम्मी, दुनिया वासना से इतना क्यों घबराती है? मैं ईमानदारी से कहता हूँ, अगर किसी को वासनाहीन प्यार करके, किसी के लिए त्याग करके मुझे जितनी शांति मिलती है, पता नहीं क्यों मानसलता में भी उतनी ही शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि शरीर के विकार अगर आध्यात्मिक प्रेम में जाकर शांत हो जाते हैं तो लगता है आध्यात्मिक प्रेम में प्यासे रह जाने वाले अभाव फिर किसी के मांसल बंधन में ही आकर बुझ पाते हैं। कितना सुख है तुम्हारी ममता में। सी। चंदर के होठों को अपनी उंगलियों से दबाती हुई पम्मी बोली, चरम शांति के क्षणों को अनुभव किया करो। बोलते क्यों हो? चंदर चुप हो गया, चुपचाप लेट गया। पम्मी की केसर श्वासें उसके माथे को रह रहकर चूम रही थीं और चंदर के गालों को पम्मी के बच में धड़कता हुआ संगीत गुदगुदा रहा था। चंदर का एक हाथ पम्मी के गले में पड़ी इमिटेशन हीरे की माला से खेलने लगा। सारस के पंखों से भी ज़्यादा मुलायम सुकुमार गर्दन से छूटने पर उंगलियां लाजवंती की पत्तियों की तरह सुकुचा जाती थीं। माला खोल ली और उसे उतार कर अपने हाथ में ले लिया। पम्मी ने माला लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि गले के बटन टच टच करके टूट गए। बर्फानी चांदनी उफन कर छलक पड़ी। चंदर को लगा उसके गालों के नीचे बिजलियों के फूल सिहर उठे हैं और एक मदमाता नशा टूटते हुए सितारों की तरह उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। वह काँप उठा, सचमुच काँप उठा। नशे में चूर वह उठकर बैठ गया और उसने पम्मी को अपनी गोद में डाल लिया। पम्मी अनंग के धनुष की प्रत्यंचा की तरह दोहरी होकर उसकी गोद में पड़ी रही। तरुणाई का चांद टूटकर दो टुकड़े हो गया था और वासना के तूफान में जीने बादल भी हटा दिए थे। जहरीली चांदनी ने नागिन बनकर चंदर को लपेट लिया। चंदर ने पागल होकर पम्मी को अपनी बाहों में कस लिया।
इतनी प्यास से लगा कि पम्मी का दीप सिखा सा तन चंदर के तन में समा जाएगा। पम्मी निश्चेष्ट आंखें बंद किए थी, लेकिन उसके गालों पर जाने क्या खिल उठा था। चंदर के गले में उसने मृणाल सी बाहें डाल दी थीं। चंदन ने पम्मी के होठों को जैसे ही अपने होठों में समेट लेना चाहा। इतनी आग, इतनी आग, इतना नशा। ठाएं! सहसा बाहर बंदूक की आवाज़ हुई। चंदर चौंक उठा। उसने अपने बाहूपाश ढीले कर दिए, लेकिन पम्मी उसके गले में बाहें डाले बेहोश पड़ी थी। चंदर ने क्षणभर पम्मी के भरपूर रूप यौवन को आंखों से पी लेना चाहा। पम्मी ने अपनी बाहें हटा लीं और नशे में मखमूर सी चंदर की गोद में एको लुढ़क गई। उसे अपने तन बदन का होश नहीं था। चंदर ने उसके वस्त्र ठीक किए और फिर झुककर उसकी नसें में चूर पलकें चूम ली। ठाएं! बंदूक की दूसरी आवाज़ हुई। चंदर घबरा कर उठा। ये क्या है पम्मी? होगा कुछ, जाओ मत। अलसाई हुई नसीली आवाज़ में पम्मी ने कहा और उसे फिर खींचकर बिठा लिया और फिर अपनी बाहों में उसे समेट कर उसका माथा चूम लिया। ठाएं! फिर तीसरी आवाज़ हुई। चंदर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बाहर दौड़ गया। देखा बर्टी की बंदूक बरामदे में पड़ी है और वह पिंजड़े के पास मरे हुए तोते का पंख पकड़कर उठाए हुए है। उसके घाव से बर्टी के पतलून पर खून चू रहा है। चंदर को देखते ही बर्टी हंस दिया। देखा, 3 गोली में इसको बिल्कुल मार डाला। वह तो कहो सिर्फ एक ही लगी, वरना। और पंख पकड़कर तोते की लाश को झुलाने लगा। छी, फेंको उसे, हत्यारे कहीं के। मार क्यों डाला उसे? चंदन ने कहा। तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं प्यार करता था उसे, मैंने मार डाला। बर्टी बोला और आहिस्ते से उसे एक पत्थर पर रख दिया। रुमाल निकालकर फाड़ डाला। आधा रुमाल उसके नीचे बिछा दिया और आधे से उसका खून पोंछने लगा। फिर चंदर के पास आया। चंदर के कंधे पे हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम मेरे दोस्त हो ना? जरा रुमाल दे दो। और चंदर का रुमाल लेकर तोते के पास खड़ा हो गया। बड़ी हसरत से उसकी ओर देखता रहा, फिर झुककर उसे चूम लिया और उस पर रुमाल उड़ा दिया और बड़े मातम की मुद्रा में उसी के पास सिर झुकाकर बैठ गया। बर्टी, बर्टी, पागल हो गए हो क्या? चंदर ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा। ये क्या नाटक बना रखा है? बर्टी ने आंखें खोली और चंदर को भी हाथ पकड़कर वहीं बिठा लिया और बोला, देखो कपूर, एक दिन तुम आए थे तो मैंने तोता और जेनी दोनों को दिखाकर तुमसे क्या कहा था कि मैं जेनी से नफरत करता हूँ तो उससे शादी कर लूँगा, और तोते से मैं प्यार करता हूँ तो उसे मार डालूँगा। कहा था कि नहीं कहा था? कहो। हाँ, कहा था, चंदर बोला। लेकिन क्यों कहा था? हाँ, अब पूछा तुमने। तुम पूछोगे मैंने क्यों मार डाला, तो मैं कहूँगा कि इसे अब मर जाना चाहिए था, इसलिए इसे मार डाला। तुम पूछोगे कि इसे क्यों मर जाना चाहिएगा, तो मैं कहूँगा जब कोई जीवन की पूर्णता पर पहुँच जाता है तो उसे मर जाना चाहिए। अगर वो अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका है और नहीं मरता है तो ये उसका अन्याय है। वह अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका था, फिर भी नहीं मरता था। मैं इसे प्यार करता था, लेकिन यह अन्याय नहीं सह सकता था, अतः मैंने इसे मार डाला। अच्छा, तो तुम्हारे तोते की ज़िंदगी का क्या लक्ष्य था? हर एक की ज़िंदगी का लक्ष्य होता है, और वह लक्ष्य होता है सत्य को, चरम सत्य को जान जाना। वह सत्य जान लेने के बाद आदमी अगर जिंदा रहता है तो उसकी यह असीम बेहयाई है। मैंने इसे वह सत्य दिखा दिया था, फिर भी ये नहीं मरा, तो मैंने मार डाला। फिर तुम पूछोगे कि वो चरम सत्य क्या है? वह सत्य है कि मौत आदमी के शरीर की हत्या करती है और आदमी की हत्या गला घोट देती है। मसलन तुम अगर किसी औरत के पास जा रहे हो या किसी औरत के पास से आ रहे हो और संभव है उसने तुम्हारी आत्मा की हत्या कर डाली हो। उह, अब तुम जल्दी ही पूरे पागल हो जाओगे, चंदन ने कहा और फिर वह पम्मी के पास लौट गया। पम्मी उसी तरह मदहोश लेटी थी। उसने जाते ही फिर बाहें फैलाकर चंदर को समेट लिया और चंदर उसके वक्ष की रेशमी गरमाई में डूब गया। जब वो लौटा तो बर्टी हाथ में खुरपा लिए एक गड्ढा बंद कर रहा था। सुनो कपूर, यहाँ मैंने उसे गाड़ दिया है, यह उसकी समाधि है, और देखो, आते आते यहाँ सिर झुका देना। वह बेचारा जीवन का सत्य जान चुका है। समझ लो, वो सेंट पैरेट हो गया है, यानी संत सुखदेव। अच्छा अच्छा, चंदर सिर झुकाकर हंसते हुए आगे बढ़ा। सुनो, रुको कपूर, फिर बर्टी ने पुकारा और पास आकर चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला,
कपूर, तुम मानते हो कि नहीं कि पहले मैं एक असाधारण आदमी था, अब भी हूं? चंदर हंसते हुए बोला, नहीं, अब मैं असाधारण नहीं हूं कपूर। देखो, तुम्हें आज रहस्य बताऊं। वही आदमी असाधारण होता है जो किसी परिस्थिति में किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं करता, उनका निषेध करता चलता है। जब वो किसी को भी स्वीकार कर लेता है तब वो पराजित हो जाता है। मैं तो कहूँगा, असाधारण आदमी बनने के लिए सत्य को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या मतलब बर्टी? तुम तो दर्शन की भाषा बोल रहे हो। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ भाई, चंदर ने कौतूहल से कहा। देखो, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया, जेनी को स्वीकार कर लिया, चाहे ये जीवन का सत्य ही क्यों ना हो, पर महत्ता तो निषेध में होती है। सबसे बड़ा आदमी वो होता है जो अपना निषेध कर दे। लेकिन मैं अब साधारण आदमी हूँ, सस्ते किस्म का अदना सा व्यक्ति। मुझे कितना दुख है आज। मेरा तोता भी मर गया और मेरी असाधारणता भी। और बर्टी फिर तोते की कब्र के पास से झुकाकर बैठ गया। वो घर पहुंचा तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने उपनी हुई चांदनी चूमी थी। उसने तरुणाई के चांद को स्पर्शों से सिहरा दिया था। उसने नीली बिजलियां चूम ली थी। प्राणों की सिहरन और गुदगुदी से खेलकर वह आ रहा था। वो पम्मी के होठों के गुलाबों को चूम चूम कर गुलाबों के देश में पहुंच गया था और उसकी नसों में बहते हुए रस में गुलाब झूम उठे थे। वह सिर से पैर तक एक मदहोश प्यास बना हुआ था। घर पहुंचा तो जैसा उल्लास से उसका अंग अंग नाच रहा हो। बिनती के प्रति दोपहर को जो आक्रोश उसके मन में उभर आया था वो भी शांत हो गया था। बिनती ने आकर खाना रखा। चंदन ने बहुत हंसते हुए बड़े मीठे स्वर में कहा, बिनती, आज तुम भी खाओ। नहीं, मैं नीचे खाऊंगी। अरे चल बैठ गिलहरी, चंदन ने बहुत दिन पहले के स्नेह के स्वर में कहा और बिनती की पीठ में एक घूसा मारकर उसे पास बिठा लिया। आज तुम्हें नाराज नहीं रहने दूंगा। लो, खाओ पगली कहीं की। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार जगता है। बिनती के मन का सारा स्नेह सूख सा गया था। वह चिड़चिड़ी, स्वाभिमानी, गंभीर और रूखी हो गई थी। लेकिन औरत बहुत कमजोर होती है। ईश्वर न करे कोई उसके हृदय की ममता को छू ले। वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अगर कोई किसी तरह उसके मन के रस को जगा दे तो वह फिर अपना सब स्वाभिमान भूल जाती है। चंदन ने जब वह यहाँ आई थी तभी से उसके हृदय की ममता जीत ली थी, इसलिए चंदर के सामने सदा झुकती आई। लेकिन पिछली बार से चंदर ने ठोकर मारकर सारा स्नेह बिखेर दिया था। उसके बाद उसके व्यक्तित्व का रस सूखता ही गया। क्रोध जैसे उसकी भौहों पर रखा रहता था। आज चंदर ने उसको इतने दुलार से बुलाया तो लगा वो जाने कितने दिनों का भूला स्वर सुन रही है। चाहे चंदर के प्रति उसके मन में कुछ भी आक्रोश क्यों न हो, लेकिन वह इस स्वर का आग्रह नहीं टाल सकती थी। यह वह भली प्रकार जानती थी। वह बैठ गई थी। चंदन ने एक कौर बनाकर बिनती के मुंह में दे दिया। बिनती ने खा लिया। चंदन ने बिनती की बाह में चुटकी काट कर कहा, अब दिमाग ठीक हो गया पगली का? इतने दिनों से अकड़ी फिरती थी। बिनती ने बहुत दिन के भूले हुए स्नेह के स्वर में कहा, खुद ही तो अपना दिमाग बिगाड़े रहते हैं और हमें इल्जाम लगाते हैं। तरकारी ठंडी तो नहीं है। दोनों में चुपचाप सुलह हो गई। जाड़ा अब काफी बढ़ गया था। खाना खा चुकने के बाद बिनती साल ओढ़े चंदर के पास आई और बोली, लो, इलायची खाओगे? चंदर ने ले ली। छील कर आधे दाने खुद खा लिए, आधे बिनती के मुंह में दे दिए। बिंदी ने धीरे से चंदर की उंगली दांत से दबा दी। चंदन ने हाथ खींच लिया। बिंदी उसी के पलंग पर पास ही बैठ गई और बोली, याद है तुम्हें? इसी पलंग पर तुम्हारा सिर दबा रही थी तो तुमने शीशी फेंक दी थी। हाँ याद है। अब कहो तुम्हें उठाकर फेंक दूं? चंदर आज बहुत खुश था। मुझे क्यों फेंकोगे? बिंदी ने शरारत से मुंह बनाकर कहा, मैं तुमसे उठूंगी भी नहीं। जब अंगों का तूफान एक बार उठना सीख लेता है तो दूसरी बार उठते ही उसे देर नहीं लगती। अभी वह अपने तूफान में पम्मी को पीस कर आया था। सिरहाने बैठी हुई बिनती हल्का बादामी साल ओढ़े रह रहकर मुस्कुराती और गालों पर फूलों के कटोरे खिल जाते। आंख में एक नई चमक। चंदर थोड़ी देर देखता रहा। उसके बाद उसने बिनती को खींच कर कुछ हिचकते हुए बिनती के माथे पर अपने होठ रख दिए। बिनती कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने को छुड़ाकर सिर झुकाए बैठी रही और चंदर के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी उंगलियां चिटकाती रही। सहसा बोली, अरे तुम्हारे कफ का बटन टूट गया है, लाओ सिल दो।
चंदर को पहले कुछ आश्चर्य हुआ, फिर कुछ ग्लानि। बिनती कितना समर्पण करती है उसके सामने, लेकिन उसने अच्छा नहीं किया। पम्मी की बात दूसरी है, बिनती की बात दूसरी। बिनती के साथ एक पवित्र अंतर ठीक रहता। बिनती आई और उसके कप में बटन सीने लगी। सीते सीते बचे हुए डोरे को दांत से तोड़ती हुई बोली, चंदर एक बात मानोगे? क्या? पम्मी के यहाँ मत जाया करो। क्यों? पम्मी अच्छी औरत नहीं है, वह तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हें बिगाड़ती है। ये बात गलत है बिनती, तुम इसलिए कह रही हो ना कि उसमें वासना बहुत तीखी है। नहीं, ये नहीं। उसने तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक नशा, एक वासना दी, कोई ऊंचाई, कोई पवित्रता नहीं दी। कहाँ दीदी और कहाँ पम्मी? किस स्वर्ग से उतरकर तुम किस नरक में फंस गए हो? पहले मैं भी यही सोचता था बिनती, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि माना किसी लड़की के जीवन में वासना ही तीखी है, तो क्या इसी से वह निंदनीय है? क्या वासना स्वतः में निंदनीय है? गलत। यह तो स्वभाव और व्यक्तित्व का अंतर है बिनती। हर एक से हम कल्पना नहीं मांग सकते, हर एक से वासना नहीं पा सकते। बादल है, उस पर किरण पड़ेगी, इंद्रधनुष ही खिलेगा। फूल है, उस पर किरण पड़ेगी, तबस्सुम ही आएगा। बादल से हम मांगने लगे तबस्सुम और फूल से मांगने लगे इंद्रधनुष, तो यह तो हमारी ही कवित्वमयी भूल होगी। माना एक लड़की के जीवन में प्यार आया, उसने अपने देवता के चरणों पर अपनी कल्पना चढ़ा दी। दूसरे के जीवन में प्यार आया, उसने चुंबन, आलिंगन और गुदगुदी की बिजलियां दी। एक बोली, देवता मेरे, मेरा शरीर चाहे जिसका भी हो, मेरी पूजा भावना, मेरी आत्मा तुम्हारी है और वो जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी रहेगी। और दूसरी दीप शिखा सी लहराकर बोली, दुनिया कुछ कहे, अब तो मेरा तन मन तुम्हारा है। मैं तो बेकाबी हूँ, मैं करूँ क्या? मेरे तो अंग अंग जैसे अलसा कर चूर हो गए हैं तुम्हारी गोद में गिर पड़ने के लिए। मेरी तृणाई पुलक उठी है तुम्हारे आलिंगन में पिस जाने के लिए। मेरे लाज के बंधन जैसे शिथिल हुए जाते हैं। मैं करूं तो क्या करूं? कैसा नशा पिला दिया है तुमने। मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तुम चाहे जिसे अपनी कल्पना दो, अपनी आत्मा दो, लेकिन एक बार अपने जलते हुए होठों से मेरे नरम गुलाबी होठ समेट लो ना। तो बताओ बिनती, क्यों पहली की भावना ठीक है और दूसरे की प्यास गलत? बिनती कुछ देर चुप रही, फिर बोली, चंदर तुम बहुत गहराई में सोचते हो, लेकिन मैं तो ऐसे एक मोटी सी बात जानती हूँ कि जिनके जीवन में वह प्यास जग जाती है वो फिर किसी भी सीमा तक गिर सकता है, लेकिन जिसने त्याग किया है, जिसकी कल्पना जागी, वह किसी भी सीमा तक उठ सकता है। मैंने तो तुम्हें उठते हुए ही देखा है। गलत है बिनती, तुमने गिरते हुए देखा है मुझे। तुम मानोगी कि सुधा से मुझे कल्पना ही मिली थी, त्याग मिला था, पवित्रता मिली थी, पर वह कितने दिन टिकी? और तुम ये कैसे कह सकती हो कि वासना आदमी को नीचे ही गिराती है? तुम आज ही की घटना लो, तुम यह तो मानोगी कि अभी तक मैंने तुम्हें अपमान और तिरस्कार ही दिया था। खैर, उसकी बात जाने दो बिनती बोली। नहीं, बात आ गई है तो मैं साफ कहता हूँ, आज मैंने तुम्हारा प्रतिदान देने की सोची। आज तुम्हारे लिए मन में बड़ा स्नेह उमड़ आया। क्यों जानती हो? पम्मी ने आज अपने बाहु पास में कसकर जैसे मेरे मन की सारी कटुता, सारा विष खींच लिया। मुझे लगा बहुत दिन बाद मैं फिर पिचास नहीं, आदमी हूँ। ये वासना का ही दान है। तुम कैसे कहोगी कि वासना आदमी को नीचे ले जाता है? बिनती कुछ नहीं बोली। चंदर भी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन एक बात पूछूं बिनती? क्या? बहुत अजब सी बात है, सोच रहा हूँ पूछूं या ना पूछूं। पूछो ना। अभी मैंने तुम्हारे माथे पर होठ रख दिए, तुम कुछ भी नहीं बोली, और मैं जानता हूँ यह कुछ अनुचित सा था। तुम पम्मी नहीं हो, फिर भी तुमने कुछ भी विरोध नहीं किया। बेनती थोड़ी देर चुपचाप अपने पाँव की ओर देखती रही, फिर साल के छोर से एक डोरा खींचती हुई बोली, चंदर मैं अपने को कुछ समझ नहीं पाती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे मन में तुम जाने क्या हो। इतने महान हो, इतने महान हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाती, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी करने से अपने को रोक नहीं सकती। लगता है तुम्हारा व्यक्तित्व, उसकी शक्ति और उसकी दुर्बलता है, उसकी प्यास और उसका संतोष इतना महान है, इतना गहरा है कि उसके सामने मेरा व्यक्तित्व कुछ भी नहीं। मेरी पवित्रता, मेरी अपवित्रता, इन सबसे ज़्यादा महान तुम्हारी प्यास है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा भी स्नेह है तो तुम पम्मी से संबंध तोड़ लो। दीदी से अगर मैं बताऊंगी तो जाने क्या हो जाएगा। और तुम जानते नहीं दीदी अब कैसी हो गई हैं। तुम देखोगे तो आंसू
बस बस, चंदन ने अपने हाथ से बिंती का मुंह बंद करते हुए, सुधा की बात मत करो। तुम्हें कसम है, जिंदगी के जिस पहलू को हम भूल चुके हैं उसे कुरेदने से क्या फायदा। अच्छा अच्छा, चंदर का हाथ हटाकर बिंती बोली, लेकिन पम्मी को तो अपनी जिंदगी से हटा दो। ये नहीं हो सकता बिंती, चंदर बोला, और जो कहो वो मैं कर दूंगा। हाँ, तुम्हारे प्रति आज तक जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। छी चंदर, मुझे शर्मिंदा मत करो। काफ़ी रात हो गई है। चंदर लेट गया। बिंती ने उसे रजाई उड़ा दी और टेबल पर बिजली का स्टैंड रखकर बोली, अब चुपचाप सो जाओ। बिंती चली गई। चंदर पड़ा पड़ा सोचने लगा। दुनिया गलत कहती है कि वासना पाप है। वासना से भी पवित्रता और क्षमाशीलता आती है। पम्मी से उसे जो कुछ मिला वह अगर पाप है तो आज चंदर ने जो बिंती को दिया उसमें इतनी क्षमा, इतनी उदारता और इतनी शांति क्यों थी। उसके बाद बिंती को बहुत दुलार और पवित्रता से रखने लगा। कभी कभी जब वो घूमने जाता तो बिंती को भी ले जाता। न्यू ईयर्स डे के दिन पम्मी ने दोनों को दावत दी। बिंती पम्मी के पीछे चाहे चंदर से पम्मी का विरोध कर ले, वह पम्मी के सामने बड़ी ही शिष्टता और स्नेह का बर्ताव करती थी। डॉक्टर साहब की दिल्ली जाने की तैयारी हो गई। बिंती ने कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करा दिया था। अब वह पहले डॉक्टर साहब के साथ शाहजहांपुर जाएगी, फिर दिल्ली। निश्चय करते करते अंत में 1 फरवरी को वो लोग गए। स्टेशन पर बहुत से विद्यार्थी और डॉक्टर साहब के मित्र उन्हें विदा देने के लिए आए थे। बिंती विद्यार्थियों की भीड़ से घबराकर इधर चली आई और चंदर को बुलाकर कहने लगी, चंदर, दीदी के लिए एक खत दे दो। नहीं, चंदर ने बड़े ही रूखे और दृढ़ स्वर में कहा। बिंती कुछ क्षण तक एकटक चंदर को देखती रही, फिर बोली, चंदर, मन की श्रद्धा चाहे अब भी वैसी हो, लेकिन तुम पर अब विश्वास नहीं रहा। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ हंस पड़ा। फिर बोली, चंदर, अगर कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर लिखना, मैं चली आऊँगी, समझे। और फिर चुपचाप जाकर बैठ गई। जब चंदर लौटा तो उसके साथ कई साथी प्रोफेसर थे। घर पहुंचकर वो कार लेकर पम्मी के यहाँ चल दिया। पता नहीं क्यों बिंती के जाने का चंदर को कुछ थोड़ा सा दुख था।